आप एडवोकेट भी हैं और इंजीनियर भी हैं। नहीं मिली तो उस वजह से आप इधर आए। ऊपर से अगर देखा जाए तो 8.5 लाख पिछले साल और उससे पिछले साल भी तकरीबन इतना ही फिगर हमारा एनुअल वर्कर्स का बाहर जा रहा है। इस टाइम पे तो पूरी दुनिया को मैन पावर रिक्वायर्ड है। यूएई ने पाकिस्तान को वीज़ा देने से बैन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद जदून और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बहुत से अहम मसाइल के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जिसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से मसाइल के साथ साथ एक अहम मसला बेरोज़गारी का है। हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको कोई नौकरियां मुयसर नहीं। वो बेरोज़गारी की वजह से दर बदर धक्केदार खाने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाने की तरफ सोचते हैं, लेकिन वो कैसे बाहर जाते हैं? कोई लोग बाहर जाते हैं, कोई नहीं जा पाते। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आपको बताता चलूँ, पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 2 सालों में 20 लाख से ज़ायद नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। उनको वहाँ पे किस तरह के मसाइल का सामना है, पाकिस्तान के अंदर जब वो बाहर जाते हैं तो उनको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसीलिए मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज, अगर मैं उनको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, जो कि पाकिस्तान में प्योपा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस हवाले से काम कर रही है। ये क्या है, इसके हवाले से जानेंगे। और इसके चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपको वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने थैंक हमें यू जी, टाइम थैंक दिया और यू। इस मौजूद पर बात करने की। लाइकवाइज जी, लाइक। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपका जब मैंने स्टडी किया आपके बारे में तो आप एडवोकेट भी हैं और इंजीनियर भी हैं। यस, थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि ये बिल्कुल। क्या रीज़न है। मैंने इंजीनियरिंग की फास्ट यूनिवर्सिटी से ओके। और उसके बाद मुझे शौक हुआ, मैंने CSS की अटेम्प्ट दी और फिर दौरान CSS के मुझे शौक हुआ कि लॉ पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। ओके। और ड्यूरिंग माय बिजनेस देन फिर मैंने अपना लॉ में भी ग्रेजुएशन की और करता बिजनेस हूँ। ओके, मतलब शुरू से आपने ही पहले आप इंजीनियर बने, बाद जी, में आप वकील बने। ऐसी है जी, क्या ऐसी। इसकी रीज़न ये तो नहीं है कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो आप इंजीनियर थे, आपको नौकरी नहीं मिली तो उस वजह से आप इधर आए? या बहुत अच्छा आपका सवाल है। आज भी अगर देखें तो 2.5 लाख इंजीनियर पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है और एक्रीडिटेड है, मगर उसमें से सिर्फ 1 लाख इंजीनियर है जो कि एम्प्लॉयड है। आइदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी के पास जॉब कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी, ये मैं नहीं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहती है, आज भी 1.5 लाख इंजीनियर बेरोजगार है। ऐसी बात नहीं है। मेरा तो चूंकि एक फैमिली बिजनेस था और मेरा शौक भी बिजनेस ओरिएंटेड था, तो उस हवाले से मैंने फिर बिजनेस को ही आप तरजीह माशाल्लाह दी। लकी हैं और आप जैसे कम लोग होते हैं जिनको ये मुयस्सर होता है। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया, इंजीनियर बनने के बाद बहुत से डॉक्टर्स हज़रात हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको नौकरियाँ मुयस्सर नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन आप जैसे खुशनसीब लोग भी हैं जो कि 2-2 डिग्रियाँ भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन है, प्योपा जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है? ये इसके बारे में थोड़ा ये हमारी जो पोइपा पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन है, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड एसोसिएशन है ओके। विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक इदारा है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरह आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सुना जी, होगा, बिल्कुल। जो ज़िलाई सतह के ऊपर मौजूद होती हैं, इसी तरह एक बिजनेस स्पेसिफिक या एक ट्रेड स्पेसिफिक पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशंस भी होती हैं। उनको हम ट्रेड एसोसिएशंस कहते हैं। और हमारी ये वाहिद एसोसिएशन है जिसको हमारी अपनी ही मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी अम्ब्रेला मिली हुई है। वी आर एफिलिएटेड विद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये बिल्कुल ऐसी, आपने सुना होगा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, एप्टमा, ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। तो इसके अंदर भी ऑल पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन। तो जितने भी पूरे पाकिस्तान के इस टाइम पे 2700 से ज़ायद वैलिड लाइसेंस होल्डर्स जो हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, वो हमारे इसके मेंबर होते हैं। ओके, दैट्स नाइस। और हमारा जो मेन मैंडेट की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारा यही होता है कि हमने गवर्नमेंट के साथ एज अ थिंक टैंक के तौर पे काम करना होता है। ओके। पॉलिसी मेकिंग के अंदर, क्योंकि हम ही आवाज़ हैं इन 2700 OEPs की, और साथ ही साथ हमने उनकी भी वेलफेयर को OEPs की देखना होता है।
और सिमिलरली जो थर्ड हमारा मेन फंक्शन होता है, जो जाने वाला वर्कर है, उस वर्कर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना और उसकी चीज़ों को इंश्योर करवाना। ठीक है, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। ये जो पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग काम के लिए जाते हैं, इसका मतलब है वो सारे आपसे होके जाते हैं या आपके ज़रिए जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। हमारे मेंबर्स जितने भी हैं, कोई मेंबर साल के 3000 वर्कर भेज रहा होगा, कोई 1000 भेज रहा होगा, कोई 100 भेज रहा होगा। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ हमारे जो पोइपा से अगर देखा जाए तो 8.5 लाख पिछले साल और उससे पिछले साल भी तकरीबन इतना ही फिगर हमारा एनुअल वर्कर्स का बाहर जा रहा है। और अगर पिछले 10 सालों की औसतन बात करूं तो तब भी तकरीबन हमारी औसतन 7-7.5 लाख की एवरेज है, जो कि कोविड के दिन भी अगर शामिल कर लिया जाए। और अगर टिल डेट देखा जाए, जब से इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस बना और आज तक कितने वर्कर्स बाहर भेजे हम लोगों ने, तो तकरीबन 13.5 मिलियन 1 करोड़ 35 लाख के करीब वर्कर्स को हमने बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाई। ये बहुत बड़ा और नंबर है। इसी तरह हम जब बात करते हैं वर्कर्स की, तो वो उसके अंदर इंजीनियर भी शामिल है, सेमी स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। बट हर तरह हम के बात लोग करते हैं रेमिटेंसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर आज भी जो माशी तौर पे हाफ ऑफ दी जो इकोनॉमी है, हम बड़ा प्राउडली और हम बड़ा खुशी के साथ ये कहते हैं कि उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। एक तरफ पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं जो मिल के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही हैं, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये सब मिला के भी पूरे पाकिस्तान का 35 अरब डॉलर नहीं बनता। और एक तरफ हम अकेले हैं जो 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में ज़र मुबादला ला रहे हैं। तो एक तरफ ये कंपैरिजन है। और सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है पाकिस्तान का आज, वो है ही डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारा जितना पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है और जितना जा रहा है वो बराबर नहीं है, वो सरप्लस नहीं है। हमारे पास डॉलर हर साल ज़्यादा होना चाहिए। हमारी इंपोर्ट्स बदकिस्मती से ज़्यादा हैं और जिस वजह से हमारा डॉलर मैनेज नहीं होता। तो ये जो 35 अरब, अब वो जो पूरा 70-75 अरब डॉलर का जो हम इंपोर्ट्स करते हैं इन चीज़ों को तैयार करने के लिए, और ये बदकिस्मती से चीज़ें 35 अरब डॉलर भी नहीं है। तो ये अगर 35 अरब डॉलर जो रेमिटेंस है, अगर इस मुल्क को ना मिले या ना मिल रहा हो, ये तो कब के हम लोग इसके ऊपर ये बहुत अहम बात आपने बताई। हालांकि दूसरे जो इदारे हैं उनमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है, उसके बाद वो इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप इतना जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। मेरे ख्याल में ये बहुत आपका अहम काम है और इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जैसे अभी आपने बताया, मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने कुछ जो फिगर्स हैं वो बताए हैं कि इस टाइम पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तकरीबन 35 अरब डॉलर का रेवेन्यू पाकिस्तान को आता है, और अगर ये इंक्रीज़ हो के 50 प्लस भी हो सकता है। ये थोड़ा सा बताएं कि ये फैक्ट एक्चुअली कितने पाकिस्तानी हैं जो पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान से बाहर गए हैं, कितना रेवेन्यू टोटल अभी पाकिस्तान को मिल रहा है, और ये जो आपने कहा था कि ये ज़्यादा हो सकता है, तो कितना ज़्यादा हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये तकरीबन पिछले 4 से 5 सालों में औसतन वी आर अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स। ओके। और इस साल ये जो जुलाई के अंदर मुकम्मल होगा और जिसके 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं जून के अंदर, जो फिस्कल ईयर है, वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह ताला कि हम 34-35 अरब डॉलर को टच करेंगे। और इसमें आपको बड़ा कैटेगोरिकली हम बताएं तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को जाके ये रियलाइज़ करवाया, हमने पावर कॉरिडोर्स को नॉक किया, और फिर उन्होंने इस रियलाइजेशन को लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने हमारे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, HR इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री, इसको अडॉप्ट किया। और हम तो प्राइवेट लोगों को हम यही समझते हैं कि सरकार उसको अडॉप्ट करती है जी। और पहले हम अडॉप्टेड नहीं थे और वी आर अडॉप्टेड नाउ। और उसके अंदर हमारा पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के नाम से सेंट्रल वर्किंग ग्रुप पूरे पाकिस्तान का बना है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो इदारे हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और साथ ही साथ इन चीज़ों के ऊपर रोज़मर्रा के ऊपर भी मसले मसाइल सामने लेके आते हैं। एक हमने 10 साला प्लान भी बनाया है, हमने उनको प्रॉपर एक 32 नुकाती एजेंडा बना के दिया था कि ये चीज़ें हैं
बराए मेहरबानी जिनको अगर आप तवज्जो दें, और ये जो अभी हम 30 अरब से 34 टच कर रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि उसी की एक कंटिन्यूटी है। जी हाँ। जो पिछले साल डेढ़ से हम लोगों ने इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की और हमने अपने मसाइल को हल करना शुरू किया, तो हम आज 34-35 अरब डॉलर को टच करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर उन 32 में से अगर हम समझते हैं आज 4 मसले हल हो गए या 5 मसले हल हो गए, और अगले भी अगर हम 25 मसलों को इसी सीरियसनेस के साथ देखें, तो इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा बात करता हूँ बड़ी मैथ्स के साथ और सिंपल लॉजिक के साथ कि हमारी पहले एवरेज आ रही थी 25 अरब डॉलर तक। 25 अरब डॉलर तकरीबन 10% बनता है जो पूरे बड़े सगीर या साउथ एशिया के अंदर जो रेमिटेंस आती है। ओके। इंडिया 110 अरब डॉलर, बांग्लादेश 35 अरब डॉलर, फिलीपींस 42 अरब डॉलर, इसी तरह बाकी नेपाल और बाकी मुल्कों में भी जो रेमिटेंस आ रही है, जब इस सारों को मैं जमा करता हूँ वो तकरीबन 250 अरब डॉलर की रेमिटेंस आ रही है। ओके। अब पाकिस्तान का हिस्सा उसमें से सिर्फ 10% है, 25 अरब डॉलर। अब जब मैं आबादी की बात करूं, जब मैं पढ़ने लिखने की इंस्टीट्यूट्स की, यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जब मैं लेबर फोर्स की बात करूं, जिस तरह आपने बोला कि हमारे हर साल 20 लाख बच्चे जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं, जिनको मुलाजमत के लिए एलिजिबल हैं, जो 18 साल के हो रहे हैं। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बात करूं, इन सारी चीज़ों को देखूं, तो मैं समझता हूँ 10% को 20% करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर हम 20% कर लें तो हम तो 60 अरब डॉलर को टच करते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये वो बात है जो मैंने आपको 250 अरब डॉलर बोली, ये पिछले 10 सालों का ट्रेंड है। अब जो मुस्तकबिल है इस टाइम पे, ख्वाह वो आपका यूरोप हो, ख्वाह वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, ख्वाह इधर से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो, आपका मिडल ईस्ट हो, आपका एशिया पैसिफिक, फार ईस्ट हो, कि सब शॉर्टेज ऑफ मैन पावर फेस कर रहे हैं। और अगर इस टाइम पूरी दुनिया में कहीं कोई आबादी मौजूद रह गई है, तो एक हम लकीली साउथ एशिया है, जिसके अंदर ये पूरा हम जनूबी एशिया जिसको बोलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सारे मुल्क हैं, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका है जी। तो जब दुनिया ने देखना है कि अब हम अफ्रीका से मैन पावर लें या वर्कर्स लें साउथ एशिया से, तो उनको पता है कि ये साउथ एशियन अफ्रीकन की निस्बत दे आर कदरे बेहतर, तो वो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। हम उनके कल्चर के साथ भी इमीडिएटली घुल मिल जाते हैं, हम उनकी डिमांड्स को भी समझ जाते हैं। तो इस टाइम पे तो पूरी दुनिया को मैन पावर रिक्वायर्ड है और वो हमें देख रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आपने देखा यूएई ने पाकिस्तान को वीज़ा देने से बैन कर दिया है। मैं आपको ऐड करूं, अभी मुझे निकल रहा था तो मुझे सुनने में आया कि ओमान के लिए भी हमें बैन कर दिया गया है कोई 2-1 हफ्ते पहले। ओमान ने बैन कर दिया, अभी तस्दीक नहीं हुई खबर, मुझे तस्दीक हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो इस तरह और बहुत सारे आपने देखा प्रॉब्लम्स होते हैं जब पाकिस्तानी बैन, कुवैत बैन है हमारा, बिल्कुल ऐसी। तो ये क्या रीज़न है, क्यों बैन होते हैं पाकिस्तानियों को, ये क्यों बैन किया जाता है जबकि उनको मैन पावर ज़रूरत है? वो एक तरफ से वो बंदों को ले के आ रहे हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन पाकिस्तानियों को बैन किया हुआ है, इसकी क्या रीज़न है आपके ख्याल? देखें, मैं उसको बड़ा सिंपली कैटेगराइज करता हूँ कि ये जो मुल्क टू मुल्क रिलेशंस होते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके सफारती ताल्लुकात। एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो अगर कोई मुल्क आपको इस तरह करता है तो सबसे पहले तो आपने सफारती ताल्लुकात को रिव्यू करना होता है कि आप उन मुल्कों को क्या दे रहे हैं और उन मुल्कों से क्या ले रहे हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर ओके, तो फिर नंबर 2 पे प्रॉब्लम आती है हमारे वर्कर्स के एटीट्यूड के ऊपर, कि जो हमारे यहाँ से वर्कर्स बाहर जा रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए बावर कराना, उनको ऐसी तरीके से ट्रेन करना, उनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल हो कि आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर जा रहे हैं और आप एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर बाहर जा रहे हैं। और एक एक वर्कर एक एक कंपनी के अंदर एम्बेसडर की हैसियत रखती है। वो वहाँ ये नहीं देखता कि आप पंजाबी हो, पठान हो, आप बलोची हो, सिंधी हो, गिलगिती हो, कश्मीरी हो, वहाँ पे एक ही आपकी पहचान है और वो आपका पाकिस्तान है। तो वो पाकिस्तानी होने की हैसियत से वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका एटीट्यूड उन मुल्कों के साथ एक बरादराना सलूक होना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स के अंदर दखल अंदाजी मत करें, उनके जो निजी मामलात हैं उनके अंदर आप दखल अंदाजी मत करें।
वो कुछ जो मिडिल ईस्ट के, चूंकि आज भी अगर देखें आप तो 90% ऑफ द मैन पावर इज गोइंग टू द मिडिल ईस्ट। जीसीसी कंट्री, जिनको गल्फ काउंसिल ऑफ कोऑपरेशन हम बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, ये जो सारे मुल्क हमारे आते हैं, बहरीन, तो ये मुल्कों में बादशाहियत है। अब हमारा जो पाकिस्तान का एक जो नौजवान है उसको नहीं अंदाजा क्या बादशाहियत है। हियर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ वो बोलता है जिसको जैसे दिल करे बोलता है, जैसे दिल करे वीडियो बनाता है, जैसे दिल करे। तो पाकिस्तान में भी पाबंदियां लग गई है मगर कहने का मतलब कि वो जो वर्कर है वो जिस तरह ट्रेन जिस माशरे से हो रहा है, हमें उसको बताना है कि जिस माशरे में जा रहे हो उनकी ये लिमिटेशन। अच्छा, इसमें बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया, बहुत अच्छी बात बताई। गवर्नमेंट का जहाँ पे रोल है, हमारे गवर्नमेंट का एक डिप्लोमेसी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन जैसे हमारे वर्कर का एटीट्यूड है, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जाके गिरफ्तारियों का सामना करते हैं, उनको जेल हो जाती है और मसाइल होते हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो आपकी एसोसिएशन जब से आप लोगों ने ये काम किया, और क्या कोई इसकी रोकथाम के लिए, या जो वर्कर्स जा रहे हैं कोई उनको आप पहले ट्रेनिंग देते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ कि इस चीज़ को कम किया जाए, क्योंकि जैसे भी हो वो इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनता है, और फिर उसके नताइज आपके सामने है। यूएई ने बैन कर दिया, कतर ने बैन कर दिया, कुवैत ने बैन कर दिया, तो उसके नताइज हम देख रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई आपकी तरफ से कोई ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, उसके लिए हमने पाकिस्तान हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने इस हुकूमत ने जो जाने वाला वर्कर है उसकी ट्रेनिंग के लिए ग्रांट्स रख दी गई हैं। ओके। और उनको अब ट्रेनिंग्स के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, और जिसके अंदर उसको जाने से पहले सिर्फ हार्ड कोर स्किल जो उसकी है सिर्फ वो नहीं सिखाई जाती, बल्कि उसको उस मुल्क की लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की जाती है, उसको तरबियत दी जाती है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हो आपने उन चीज़ों के लिए इस तरह ख्याल रखना है। तो उम्मीद है इसका रिजल्ट आज से 5-10 साल बाद मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग वर्कर को अपने तौर पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा वर्कर बिल्कुल ही ज़ीरो है, हमको स्वीपिंग स्टेटमेंट उसमें दें। आज भी पूरे दुनिया में जो अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तान इज ऑन द टॉप। ठीक है जी, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह पाकिस्तान जो है वो, आज भी सिलिकॉन वैली जाएं तो आपको पाकिस्तानी मिलेंगे हमारे वहाँ पे। आप अच्छे मुल्कों के, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरेबिया की अरामको के अंदर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी दुनिया की है, उसके अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो उनका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता था उसमें वो लेते ही सिर्फ पाकिस्तानी थे। आज भी उन जो मेन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको पता है यही मेहनती कौम है, वो हमारी पख्तूनख्वा बेल्ट से स्पेशली वहाँ से मैन पावर लेके जाते हैं। उनको पता है जो ये मेहनत कर सकते हैं वो दूसरी कोई कौम, नेपाली, बंगाली, इंडियन, इस लेवल की मेहनत नहीं कर सकते। तो उम्मीद की किरण बिल्कुल है, और जहाँ हमारी कोताहियाँ हैं उसको ठीक करने की बिल्कुल ज़रूरत भी है। जाहिर है ज़रूरत तो होती है हमेशा। अच्छा, थोड़ा सा हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी आपने देखा पाकिस्तान के बहुत से नौजवान हैं, लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, हालात आपके सामने हैं, बेरोज़गारी, उससे निकलने के लिए लोग बाहर जाते हैं, ज़ाहिर है उनको बाहर जाके रोज़गार मिलता है। बाहर जाने के लिए लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, स्पेशली अगर इमिग्रेशन की बात की जाए, जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा तो हमारा आज भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे नौजवान जो हैं वो ये बात को समझ नहीं पा रहे कि भाई थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम लगा के, कम पैसों में खर्चा करके, अच्छी तनख्वाह के ऊपर एक कंफर्म जॉब आप ले सकते हैं। तो ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, या आप लोगों के लिए जाके मेहनत करके बाहर से डिमांड लेके आते हैं। तो मेरी उन नौजवानों से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से दरख्वास्त होगी कि बिला वजह जो नॉन ओईपी है, या जो इल्लीगल सब एजेंट्स हैं, या जो मार्केट में एजेंट्स फिर रहे हैं, उनके हाथ अपना ये पासपोर्ट मत दें, और उनको ये मत बोलें कि भाई हमें नहीं पता, हमें बस बाहर पहुंचा दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। यकीन माने, आप थोड़ा सा हुनर 3 महीने में भी अगर कुछ सीख लेंगे तो यू आर रेडी टू गो अब्रॉड। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बाहर जा सकते हैं, आपको मुलाजमत भी मिल जाएगी, आपकी अच्छी तनख्वाह भी होगी, और सब मामलात आपके चल पड़ेंगे। ये बहुत अहम बात आपने की, और इसमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये भी ऐड कीजिएगा
कि जिस तरह लोग पैसे दे के ज़ाहिर है बाहर जाते हैं, वो जाना चाहते हैं और पैसे भी दे रहे होते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम होता है, उनको ये नहीं पता कि इल्लीगल ओईपी और लीगल ओईपी में फ़र्क नहीं पता होता कि कौन-सा इदारा या कौन-सी जगह ठीक है जहाँ से उन्होंने बाहर जाना है। तो इस वजह से बहुत से लोग आपको पता है फिर उनके साथ मसाइल भी होते हैं, फ्रॉड भी होता है, धोखे भी होते हैं, तो उनको अगर एक सही वैलिड जगह पे जाना हो जहाँ से वो अपना प्रोसेस करवाएँ, तो वो कैसे निशानदेही करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसके अंदर बिल्कुल मैं यही आपको अर्ज़ करूँगा कि जब आप अपना इसको प्रोग्राम